कर्नाटक चुनाव में बड़ी जीत के बाद बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग जारी है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक नए सीएम के बारे में विधायकों की राय जान रहे हैं। इस बीच बैठक से पहले ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और सीएम पद के लिए अपने नेता के पक्ष में लामबंदी तेज कर दी। इस दौरान कांग्रेस का एक खेमा सिद्धारमैया को भावी सीएम बताने लगा, तो दूसरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को। यानी चुनाव में एकजुट नजर आ रही कांग्रेस नतीजे आते ही दो खेमों में बटी नजर आई। शुरुआत बयानबाजी से हुई और फिर दोनों के समर्थकों ने अपने नेता को भावी सीएम बताते हुए बेंगलुरु में पोस्टर भी लगवा दिए। शुरुआत सिद्धारमैया के समर्थकों ने की और विधायक दल की बैठक से पहले ही बेंगलुरु में उनको कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बता दिया। पूर्व सीएम के आवास के बाहर लगे इन पोस्टर्स में लिखा था कि दूसरी बार कर्नाटक के सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले माननीय सिद्धारमैया जी को हार्दिक बधाई। यानी सिद्धारमैया के समर्थकों ने सीएम के पद पर फैसला होने से पहले ही ये मान लिया कि उनके नेता एक बार फिर राज्य की बागडोर संभालने जा रहे हैं। इसीलिए उनके कुछ समर्थक आतिशबाजी करते हुए भी नजर आए। हालांकि सीएम पद के दूसरे दावेदार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के घर के बाहर भी सुबह से ही सरगर्मी देखी गई। इस दौरान उनके समर्थन में भी पोस्टर लगाए गए, जिसमें उन्हें राज्य का अगला सीएम बताया गया। डीके शिवकुमार का कल जन्मदिन भी है, इसलिए उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पोस्टर लगाए गए। हालांकि इन्हें देखकर ऐसा लगा कि शिवकुमार ही कर्नाटक के अगले सीएम होंगे। घर के बाहर इस तरह के कई एक पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसके अंदर में डीके शिवकुमार को उनके आने वाले जन्मदिन यानी 15 मई की शुभकामनाएं दी गई हैं और साथ ही के साथ उन्हें एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी शुभकामना दी गई है। दरअसल पोस्टर में लिखा गया कि कर्नाटक के अगले सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले माननीय डीके शिवकुमार जी को हार्दिक बधाई। इस बीच सुबह से ही डीके शिवकुमार के घर पर समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा। जीत की बधाई देने के लिए समर्थक डीके शिवकुमार के घर पहुंचे। वो उन्हें भावी सीएम के तौर पर देख रहे थे। For the benefit of the party, he has worked and he has put a lot of hard work. बहुत तकलीफ उठा के बहुत लगातार उन्होंने काम किए। पोस्टर वॉर के बीच सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक भी की। आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कई नवनिर्वाचित विधायक भी उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि मुलाकात के बाद विधायकों ने कहा कि वो सिर्फ एक दूसरे को बधाई देने के लिए मिल रहे हैं। इसे हम सब लोग मिल रहे हैं, सब लोग दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहे हैं, इधर बेंगलोर आ रहे हैं, तो हमारे दोस्त लोग सब है ना, एक दूसरे को हम बधाई दे रहे हैं। इस बीच सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद पूर्व वित्त मंत्री कृष्णा गौड़ा ने कहा कि पार्टी में सबको अपनी मांग रखने का हक है, लेकिन फैसला विधायकों से राय लेने के बाद आला कमान करेगा। दोनों के घर पे पोस्टर लगाए, दोनों के समर्थक उनको मुख्यमंत्री बता रहे हैं। सिर्फ दो क्यों, और दो हो सकते हैं। सबको राइट्स है, मांगने का राइट्स है। तो लेजिस्लेचर पार्टी बैठेगा, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, एआईसीसी के नेता है, उनके मार्गदर्शन में हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे, एक डिसीजन लेंगे। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले 75 साल के सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं। 12 अगस्त 1948 को मैसूर जिले के सिद्धरामन हुंडी गांव में सिद्धारमैया का जन्म हुआ था। किसान परिवार में जन्म लेने वाले सिद्धारमैया 10 साल की उम्र तक औपचारिक पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उन्होंने पढ़ाई शुरू की और मैसूर विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक किया और फिर यहीं से कानून की शिक्षा भी प्राप्त की। 1980 के दशक से 2005 तक जनता परिवार के सदस्य रहे सिद्धारमैया कांग्रेस के धुर विरोधी रहे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की जनता दल एस से उन्हें निकाल दिया गया और इसके बाद वो सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए। 1983 में पहली बार विधायक बने सिद्धारमैया। 1985 में कर्नाटक सरकार में मंत्री बने। 2004 में कांग्रेस जनता दल एस सरकार में वो पहली बार डिप्टी सीएम बनाए गए। कुरुबा समुदाय के बड़े नेता के तौर पर उभरने के बाद 2013 से 2018 तक वो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और नास्तिक होने की वजह से उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ भी भगवान के बजाय सच्चाई के नाम पर ली थी। ये हैं सिद्धारमैया और उनका सफर। तो अब तक का सफर किस तरह का रहा ये हमने बताया। और क्या डीके शिवकुमार जब पहुंचे हैं, रवि आपने करीब से देखा होगा, गाड़ी में सवार थे,
क्या उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहले दे दी गई होगी कि आपको डिप्टी सीएम के लिए राजी होना पड़ेगा? हाँ, देखिए, इन्फॉर्मेशन मैंने कहा ना कि ये फार्मूला पहले भी डिस्कस हुआ था, लेकिन चूंकि जो मैंडेट मिला है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, चूंकि आपने सीतारमैया का इतिहास देखा, क्योंकि सीतारमैया जेडीएस में रहे, जनता दल में रहे और उसके बाद कांग्रेस में आए हैं, 2006-7 में आए हैं। तो कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डीके शिवकुमार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में NSCY यूथ कांग्रेस से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को इस बार जगह मिलनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। तो एक इमोशनल कार्यकर्ताओं का सपोर्ट था, इस वजह से कहीं ना कहीं सब चीजें बातें हो रही थी। लेकिन एक फार्मूला पहले ही डिस्कस हुआ था, पहले ही फाइनल हुआ था दिल्ली में, और उस पर फिर से रिजल्ट आने के बाद, चूंकि एक औपचारिकता होती है, औपचारिकता के तहत ही सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। डीके शिवकुमार को सारी जानकारी दे दी गई है, इसीलिए दिन में देखिए उनका बयान है आया है, दिन में साफ तौर पर उनका बयान है कि मेरा कोई झगड़ा नहीं है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है सीतारमैया से, और इस बात की कोशिश भी की जाती है दिखाने की। लगातार सीतारमैया और डीके शिवकुमार का वीडियो जारी किया गया चुनाव में कि हम साथ साथ हैं। इसके अलावा वो उनसे मिलने गए, वोटिंग के दिन से ठीक एक दिन पहले जाकर उनसे मिलते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं दोनों, डीके शिवकुमार और सीतारमैया जाके मंदिर में, वहाँ मैसूर में जाके पूजा करते हैं मंदिर में एक साथ। तो एक साथ रहने की कोशिश जो दिखाई गई है वो कांग्रेस के ऊपर के नेताओं की वजह से हुई है। यहाँ ये सामान्य तौर से कोई नेता नहीं कर सकता है। तो कांग्रेस जो आला कमान है, जो हाई कमान है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन सब ने मिलकर एक कोशिश की, और उसमें एक बड़ा रोल जो है रणदीप सुरजेवाला का भी है, जो इंचार्ज है और 2 साल से लगातार कर्नाटक में मौजूद है। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। विधायक दल की बैठक चल रही है, उस पर नजर आप बनाए रखिए। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा है उनका नाम है डीके शिवकुमार। कांग्रेस के नए संकट मोचक या ये कहिए कि मैन ऑफ द कर्नाटक कहे जा रहे डीके शिवकुमार चुनाव नतीजे आते ही मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने गए। हालांकि अब बात चल रही है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो 60 साल के डीके शिवकुमार 1979 में यूथ कांग्रेस के सदस्य बने, जिन्होंने 1985 में महज 23 साल की उम्र में ही सातनूर सीट पर देवगौड़ा के खिलाफ पहला चुनाव लड़ा, और इस चुनाव में युवा डीके शिवकुमार महज 15,000 वोट से देवगौड़ा से हार गए। अंतर देखिएगा, सिर्फ 15,000 वोट का, और नेता सामने देवगौड़ा। 1989 में डीके शिवकुमार सातनूर सीट से चुनाव जीतकर महज 27 साल की उम्र में ही मंत्री बन गए, और 1999 में सातनूर विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने देवगौड़ा के बेटे HD कुमारस्वामी को हरा दिया। इससे पहले 1990 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो डीके शिवकुमार निर्दलीय मैदान में उतर गए और देवगौड़ा को हराकर उन्होंने सनसनी मचा दी। पहली बार चुनाव जीतने के बाद से आज तक डीके शिवकुमार कभी कोई चुनाव नहीं हारे। हालांकि 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के केस में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक डीके शिवकुमार की संपत्ति 1,413 करोड़ रुपए है, यानी कि अमीर व्यक्ति हैं, और साथ साथ काफी जनता के अंदर भी उनकी पकड़ है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। इसी श्रृंखला में आज आदित्य ठाकरे ने सीएम केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। कर्नाटक नतीजों को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बजरंगबली बीजेपी से नाराज हैं और आने वाले हर चुनाव में बीजेपी हारेगी। राजस्थान में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज चौथा दिन है। कर्नाटक की जीत पर जब पायलट से सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि कर्नाटक जैसा ही मैंने अब राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने फिर विपक्षी एकता की बात कही है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त हो गया है, और अगर अब विपक्ष एकजुट होकर लड़ता है तो बीजेपी सत्ता में नहीं रह सकेगी। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। पुलिस को अनवान सागम इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जहां आतंकियों की मौजूदगी की सूचना थी, वहां आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी गई। खबर है कि वहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी, लेकिन जब सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग कर दी।
इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से काफी देर तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। लेकिन जब आतंकियों की तरफ से फायरिंग रुकी तो जवानों ने आगे बढ़कर तलाशी अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि आतंकी वहां से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जवानों को इस इलाके से कंबल, गैस सिलेंडर, कुछ कपड़े और बर्तन भी मिले, जिन्हें आतंकियों का माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात पते की। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार रोधी संस्था की हिरासत से रिहा होने के बाद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान सेना पर जमकर बरसे। इस दौरान इमरान खान ने इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक के बयान पर निशाना साधा। आईएसपीआर के डीजी ने इमरान खान को पाखंडी बताया था। इमरान खान ने कहा कि डीजी आईएसपीआर को मुझे पाखंडी और सेना विरोधी कहने के लिए खुद पर शर्म आनी चाहिए। इमरान यहीं नहीं रुके, उन्होंने सेना को सलाह देते हुए कहा कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो अपनी खुद की पार्टी क्यों नहीं बना लेते। इमरान ने कहा कि सेना के कुछ लोग उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कुचलने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेना के कदमों ने देश को पहले ही तबाही के कगार पर ला दिया है। इमरान खान ने सेना को खरी खोटी सुनाई तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने उन्हें खुलेआम चेतावनी दे डाली। जनरल मुनीर पेशावर में कोर मुख्यालय का दौरा करने पहुंचे थे, जहां पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने चेतावनी दी कि सशस्त्र बल देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों पर आगे कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनरल मुनीर ने हाल की तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हमला करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तानी सेना ने 9 मई को हुए हमलों को ब्लैक डे बताते हुए कहा कि प्लानिंग में शामिल लोगों, उकसाने वालों, भड़काने वालों और इस बर्बरता को अंजाम देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के प्रतिष्ठानों पर हमले हुए थे। रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय पर भी हमला किया गया था। इसके अलावा लाहौर में पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर के घर जिन्ना हाउस को लूटकर आग लगा दी गई थी। जिन्ना हाउस में अगजनी और तोड़फोड़ की जांच के लिए एक जीआईटी का गठन किया गया है। इमरान खान न सिर्फ शहबाज सरकार और फौज को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी आवाम को भी लगातार भड़का रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान में हिंसा की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि इमरान खान ने एक बार फिर से बुधवार से शहबाज सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से भी सरकार के खिलाफ अभियान में शामिल होने की अपील की है। इमरान ने आरोप लगाया कि शहबाज सरकार फिर से उनके खिलाफ कुछ करना चाहती है, लिहाजा कौम तैयार रहे। 9 मई के बाद से पंजाब पुलिस ने पूरे प्रांत में पीटीआई के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिससे इमरान सरकार से बेहद खफा हैं। बेमौसम बरसात के बाद अब उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को देश का सबसे गर्म शहर मध्य प्रदेश का खरगोन रहा, जहां का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार चाचा भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान मोचा का असर दिखने लगा है। एनडीआरएफ ने उत्तर 24 परगना इलाके के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं समुद्र तट पर सिविल डिफेंस टीम को तैनात किया गया है। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड के पास एक शराब की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से करीब 5 करोड़ रुपए की शराब तबाह हो गई। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट डाले जाने से देर रात महाराष्ट्र का अकोला शहर हिंसा से दहल उठा। इंस्टाग्राम से शुरू हुआ यह विवाद इतना बढ़ गया कि देर रात हुए बवाल में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। और जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली थी। रात में उपद्रवियों की एक पूरी टोली सड़क पर उतर आई, जो धार्मिक नारे लगाते हुए आगे बढ़ती दिखाई दी। इस दौरान एक एक बाइक पर 3-3 लोग सवार होकर उपद्रव मचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे और कुछ ही देर में उपद्रवियों ने आगजनी भी शुरू कर दी। आगजनी करने के बाद उपद्रवी पत्थरबाजी करते दिखे और ये पत्थरबाजी एक घर को निशाना बनाकर की जा रही थी। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने घर के अंदर घुसने की कोशिश भी की। उपद्रवी इससे पहले कि घर में घुस पाते, पुलिस की एक गाड़ी हूटर बजाते हुए मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस को देखकर भी उपद्रवी नहीं भागे और लगातार एक घर को टारगेट कर पत्थर बरसाते रहे।
उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा बवाल शनि मंदिर के पास मचाया और मंदिर के आसपास खड़ी कई गाड़ियों को तोड़ दिया। 10:30 पौने 11 बजे की बात है ये। कुछ असामाजिक तत्व पहले हमारे मोहल्ले के सामने से गए, बाद में उच्च नारे लगाते गए, वो बाद में फिर वापसी में आए, फिर उन्होंने एकाएक पलट के गाड़ी तोड़ना चालू कर, पत्थर फेंकना चालू कर लिए मोहल्ले में। उपद्रवियों ने गंगाधर चौक, पोला चौक, हरिहर पेठ इलाके की बस्ती में खूब उपद्रव मचाया और जब सुबह हुई तो चारों तरफ हिंसा के निशान दिखाई दे रहे थे। लाखों रुपए की महंगी गाड़ियां जलकर तबाह हो चुकी थीं, तो कई गाड़ियों को पत्थरों से बुरी तरह तोड़ दिया गया था, जिसे देखकर एक समुदाय के लोग बेहद गुस्से में दिखे और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन जब तक पुलिस ने हालात पर काबू पाया, बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस हिंसा में लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था, जबकि एक शख्स की जान भी चली गई थी। हालांकि पुलिस ने सुबह होते ही पूरे इलाके को सील कर दिया और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस ने अभी फिलहाल पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है सिचुएशन को, लेकिन अभी तनाव की परिस्थिति बनी हुई है क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। क्योंकि इस हिंसा में एक शख्स की जान चली गई है, इसलिए पुलिस दोबारा हिंसा भड़कने की आशंका जता रही है, जिसे देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। वहीं पुलिस ने हिंसा में शामिल रहे कई उपद्रवियों की धरपकड़ भी तेज कर दी है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो भी शामिल थे उनको जल्द से जल्द पुलिस हिरासत में ले। हिंसा में शामिल रहे 30 से ज्यादा उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं हालात को नियंत्रित करने के लिए दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है, जबकि पीस कमेटी की बैठक बुलाकर भी पुलिस शांति बहाल करने में जुटी है। पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान पर घमासान तेज हो गया। कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और ये घोषित होकर रहेगा, जिसके लिए बस घोषणा बाकी है। सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में हजारों की तादाद में भीड़ जुटी थी और इस मौके पर कथा सुनाने के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और ये घोषित होकर रहेगा। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। वहीं कथा सुनने पहुंचे लोगों ने भी बाबा के बयान का समर्थन किया। दम बनेगा, बाबा का कहना है बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है, जितना जल्दी हो अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए हर हाल में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान ये भी दावा किया कि उन्होंने इसके लिए अर्जी लगा दी है और उनकी अर्जी भी जल्द स्वीकार होगी। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के बयान पर बिहार में सियासी पारा भी चढ़ गया। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने इसे नफरत फैलाने वाला बयान करार दिया। साथ ही पप्पू यादव ने दावा किया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ लोगों के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और इनको एक नेक सलाह देंगे हम। ये जिनके लिए एजेंडा तय करते हैं ना, इन बीजेपी के लगभग नेताओं की बेटी बेटा की शादी मुसलमानों के घर में हुई है। बाबा के बयान पर आरजेडी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग राम के नाम पर देश को बदनाम कर रहे हैं। जय श्री राम बोल करके और दंगा करने वाले लोग राम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने बाबा के बयान का समर्थन किया। बाबा के साथ हम लोग हैं, बाबा का अभिनंदन है। भारत हिंदू राष्ट्र है, रहेगा और बाबा को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कांग्रेस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर बीजेपी को घेर लिया और बाबा को बीजेपी की बी टीम बताया। यूपी के मेयर चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया है। मेयर की सभी 17 सीटों पर मिली जीत से बीजेपी गदगद है। वहीं नगर निकाय के चुनाव परिणामों पर मायावती ने सवाल खड़े कर दिए हैं और मायावती ने बीजेपी पर नगर निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मायावती ने योगी सरकार को यह भी चेतावनी दी कि अब उनकी पार्टी शांत नहीं बैठेगी और करारा जवाब मिलेगा। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। मायावती क्या करने वाली हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके इस बयान से यूपी की सियासत जरूर गर्मा गई है। निकाय चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ करने के बाद सीएम योगी के निशाने पर एक बार फिर वो लोग आ गए हैं जो गड़बड़ी करते हैं। सीएम योगी आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर एक्शन में दिखे और गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई महिलाएं अपने घर, जमीन और अधिकारियों की शिकायत लेकर सीएम योगी के दरबार में पहुंची थीं।
जिन्हें सीएम योगी ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसको देखेंगे, सीएम योगी इस दौरान कहते दिखे कि सभी को न्याय मिलेगा और जो समस्याएं हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाएगा। गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में लगाए गए जनता दरबार में राज्य के तमाम जिलों से फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे और नए डीमैट खाते खोलने में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र के अलावा सभी को पीछे छोड़ दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक इस मामले में यूपी की ठसक लगातार बढ़ रही है। बीएसई के मुताबिक एक साल में यूपी से 35 लाख नए निवेशकों ने शेयर बाजार में प्रवेश किया है, जो महाराष्ट्र के 44 लाख निवेशकों के बाद सबसे ज्यादा है। जबकि बीते एक साल में गुजरात से 17 लाख नए निवेशकों ने प्रवेश किया है। आंकड़ों के मुताबिक एक साल में उत्तर प्रदेश में 37% की बढ़ोतरी हुई है और इसी दौरान महाराष्ट्र की ग्रोथ 20% है, जबकि गुजरात की 15%, राजस्थान की 26% और कर्नाटक की 20% है। यूपी में नए निवेशकों में बढ़ोतरी की वजह आमदनी बढ़ने, महिलाओं का बाजार में रुझान और जोखिम की क्षमता उठाने को बताया गया। यूपी में डीमैट खाता धारकों की संख्या अब 1 करोड़ 27 लाख हो गई और डीमैट खातों में यूपी वालों के 18,700 करोड़ रुपए के शेयर सुरक्षित हैं। बताया गया कि शेयर बाजार के कुल कारोबार में 1,28,000 करोड़ सालाना उत्तर प्रदेश से हो रहा है। एक दिन पहले दिल्ली के कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने सगाई कर ली। इसके साथ ही कई महीनों की अटकलों के बाद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के रिश्ते पर पक्की मुहर भी लग गई और वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही खूबसूरत हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी यही कहेंगे, दे मेड फॉर ईच अदर। सगाई के बाद परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा पहली झलक देने के लिए वेन्यू से बाहर आए और हाथों में हाथ डालकर पोज देते दिखे। इस दौरान दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आई। वहीं सगाई के वक्त का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें राघव और परिणीति एक पंजाबी गाने पर डांस करते दिखे। राघव और परिणीति की सगाई के ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब देश भर में इस डेयरिंग कपल को बधाइयां मिल रही हैं। परिणीति और राघव की रिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए कई खास मेहमान दिल्ली के कपूरथला हाउस पहुंचे, जिसमें सबसे पहला नाम परिणीति की बहन देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा का है, जो सगाई में शामिल होने के लिए अमेरिका से दिल्ली पहुंची थी। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा नियॉन ग्रीन कलर की रफल साड़ी और शोल्डर ऑफ ब्लाउज में बेहद हसीन लग रही थी। प्रियंका के साथ उनके भाई सिद्धार्थ भी थे, जिन्होंने पीले रंग का कुर्ता पैजामा पहना था। राघव और परिणीति की सगाई में हाई प्रोफाइल गेस्ट भी पहुंचे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी थे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो राघव चड्ढा को गले लगाते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में दोनों काफी खुश दिखाई दिए। वहीं बॉलीवुड के कई सितारे भी रिंग सेरेमनी में शामिल हुए और दोनों को सुनहरे भविष्य के लिए बधाई दी।